हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था डेथ ऑफ पार्टनर। अब तक हम टर्म 2 में पार्टनरशिप के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। जिन भी बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टर्म 2 कंप्लीट सिलेबस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पे सारी वीडियो को सीरियल वाइज अरेंज किया गया है। आप वहाँ पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये आपके पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर आपके अब तक जो आप कंसेप्ट कर रहे थे उससे हटकर है। अब तक आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां पे आप किसी भी पार्टनर्स के एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण बुक में क्या क्या नेसेसरी चेंजेस आते हैं, कैसे हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, वो सारी चीजें पढ़ी। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं डेट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो हम अपने बुक्स को किस तरीके से क्लोज करते हैं, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि मैं आज सारे कंसेप्ट्स कोशिश करूंगा सिंगल क्लास में कंप्लीट करने की, जिससे आपको सारी चीज ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्लियर हो। आज की क्लास के बाद मेरी गारंटी है कि आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पूरा का पूरा कंसेप्ट आज की क्लास में समझ में आ जाएगा, जिसकी प्रैक्टिस हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज मींट बाय द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन से क्या मतलब है? इट मीन्स when partner decided to dissolve their firm, जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं अपनी फर्म को बंद करने के लिए, फाइनल डिसीजन ले लेते हैं, डेट इज नोन एज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी पार्टनर डिसाइड करते हैं कि अब वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो बिजनेस को बंद कर देंगे, इट मे बी वॉलंटरी हो सकता है या कंपलसरी हो सकता है। ये दोनों क्यों हो सकते हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूं। फिलहाल किसी भी रीजन से जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम दो वर्ड्स पढ़ते हैं। एक जैसे वर्ड्स लग रहे हैं दोनों, जैसे दो वर्ड्स आपकी स्क्रीन पे हैं। एक वर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा वर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों दिखने में बिल्कुल सेम वर्ड लग रहे हैं पर दोनों में डिफरेंस है। व्हाट इज मींट बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? व्हेन देयर इज चेंज इन रिलेशनशिप among the partners due to any reason such as admission of partner, retirement of partner, death of partner या change in profit sharing ratio is known as dissolution of partnership। means जब भी पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज होता है किसी भी रीजन से, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसी भी रीजन से जब भी पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज होता है, दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वेयर एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स comes to end ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस। जब पार्टनर्स के बीच में बिजनेस बंद होने के कारण पार्टनरशिप का रिलेशन खत्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? अब यहां पे क्या होता है? यहां पे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। मतलब पार्टनरशिप बनती तो है, एक रिलेशनशिप खत्म होता है और दूसरा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपका रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। क्लियर? इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस कंटिन्यू रहता है, जबकि इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू, बिजनेस क्लोज डाउन, बिजनेस बंद हो जाता है। क्लियर? इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वी मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द बुक, हम बुक में नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करते हैं, जबकि इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वी क्लोज आवर बुक्स, हम अपनी बुक्स को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वी रिवैल्यू आवर असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज, हम अपने असेट्स को रिवैल्यू करते हैं और लाइबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। फॉर दिस पर्पस वी ओपन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसलिए हमने कौन सा अकाउंट सीखा था? रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा था। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में वी रियलाइज आवर असेट्स, हम अपने असेट्स को बेच देते हैं, एंड वी पेड द लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज को पे करते हैं। फॉर दिस पर्पस वी ओपन रियलाइजेशन अकाउंट, इसके लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। क्लियर? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री है, पार्टनर्स की इच्छा होगी तभी आप कुछ चेंज कर पाओगे। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बी वॉलेंट्री और कंपलसरी, ये वॉलेंट्री भी हो सकती है और कंपलसरी भी हो सकती है। कंपलसरी की सिचुएशन हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब भी हम पार्टनरशिप के रिलेशन में चेंज आता है, इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं होता, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी होता है। क्लियर? ये कुछ डिफरेंस थे जो हमने पढ़े डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। क्लियर? ये मैंने आपको पढ़ाया, मीनिंग क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है बिजनेस रिलेशनशिप का खत्म हो जाना और बिजनेस का बंद हो जाना, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या था? चेंज इन रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स। क्लियर? बिजनेस कंटिन्यूएशन की बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहता है। बुक्स की बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम बुक्स को क्लोज्ड कर देते हैं, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम बुक्स को क्लोज्ड करने के बजाय उनमें नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करते हैं। अगर हम अकाउंट्स के सेटलमेंट की बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में असेट्स ऑफ फर्म आर रियलाइज्ड, फर्म के असेट्स को बेचा जाता है और लाइबिलिटीज को सेटल किया जाता है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाता है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में असेट्स और लाइबिलिटीज को हम रिवैल्यू करते हैं। इसके अलावा नेचर जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है इट मे बी वॉलेंट्री और कंपलसरी, ये वॉलेंट्री भी हो सकते हैं और कंपलसरी भी हो सकते हैं, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमेशा सिर्फ और सिर्फ वॉलेंट्री होता है। अगर हम अफेक्ट्स की बात करें तो मैंने आपको बताया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट इन्वॉल्व द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, हम बिजनेस को किस तरीके से, मतलब क्या क्या वे हो सकते हैं जब हम अपने फर्म को डिसॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, व्हेन ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, जब सभी पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपने बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट दे कैन डिसॉल्व देयर फर्म, वो अपने फर्म्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होता है? जब सारे पार्टनर्स या एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए तो बिजनेस बंद हो जाता है। क्लियर? या बिजनेस इलीगल बन जाए, बिजनेस अब आपका लॉफुल बिजनेस नहीं रहा तो भी कंपलसरी डिसोल्यूशन का केस आता है। तीसरा होता है बाय नोटिस, अगर पार्टनरशिप आपकी एट विल है,
अगर पार्टनरशिप एट विल है तो एक पार्टनर बाकी सभी पार्टनर्स को नोटिस देकर बिजनेस को डिसॉल्व करवा सकता है। क्लियर। फिर होता है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट्स, किसी भी इवेंट के हो जाने पर। अब वो इवेंट किस तरीके का होता है? वो इवेंट होता है आपका या तो आपकी जिस टर्म्स के लिए, जिस टाइम पीरियड के लिए हमने पार्टनरशिप बनाई थी वो पार्टनरशिप का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया हो, या जिस वेंचर के लिए हमने पार्टनरशिप, जिस पर्पस के लिए हमने पार्टनरशिप बनाई थी वो पार्टनरशिप का इवेंट आपका कंप्लीट हो गया हो, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो, किसी भी तरह का इस तरह का कोई इवेंट हो और उसके कारण अगर आपकी फर्म बंद हो रही है तो वो भी एक रीजन हो सकता है। और एक होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट डिसॉल्व कर देता है आपकी फर्म को। अब कोर्ट डिसॉल्व कैसे कर देता है आपकी फर्म को? मान के चलिए आपके पार्टनर कोई अनसाउंड माइंड का हो जाए, कोई पागल हो जाए आपका पार्टनर, तो फर्म जो कोर्ट है वो ऑर्डर दे देती है कि आप अपनी फर्म्स को बंद करिए, या आपका बिजनेस उस एनवायरमेंटल इथिक को कंप्लीट नहीं कर रहा। जैसे हमें पता है रेजिडेंशियल एरिया में आप कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, आपकी पॉल्यूशन मेकिंग इंडस्ट्री है, आपको प्रॉपर नोटिस दिया गया बट आपने अपने बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू किया तो कोर्ट ऑर्डर देकर आपके बिजनेस को बंद कर सकती है। क्लियर, कंफर्म। ये कुछ मोड थे जिसके द्वारा हम बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद हो जाती है। क्लियर, कंफर्म। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जब भी हमें पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना हो तो हम जो बुक्स ओपन करते हैं, यहाँ पे 4 अकाउंट्स ओपन होते हैं आपके। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फोर्थ कैश और बैंक अकाउंट। आपके 4 अकाउंट्स बनते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का क्या पर्पस होता है? रियलाइजेशन अकाउंट इज अ अकाउंट विच इज ओपन टू रियलाइज आवर असेट्स एंड पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज। आप अपने असेट्स को बेचकर अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना, मेन पर्पस ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट का। अब देखो हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, डेथ, यहाँ पे क्या पढ़ा था? यहाँ पे हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट। वहां पे हम अपने असेट्स को रिवैल्यू करते थे, अपनी लाइबिलिटीज को रीअसेस करते थे, जबकि यहाँ पे हम अपने असेट्स को रियलाइज कर रहे हैं, असेट्स को मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं और लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पस वी ओपन द रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो हम पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाएंगे। थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फोर्थ कैश और बैंक अकाउंट, कैश या बैंक जो। अब देखो जब भी हमें लाइबिलिटीज को पे करना होता है तो सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे किया जाता है। सबसे पहले किसको पे किया जाएगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे किया जाएगा। दूसरे नंबर पे पार्टनर्स के इंटरनल लाइबिलिटीज में पहले पार्टनर्स को लोन पे किया जाएगा। देखो जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर टू मेक पेमेंट टू लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज को पेमेंट करने का ऑर्डर होता है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल पे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। आप अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे करोगे। अब ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन कौन सी हो गई? जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, या पार्टनर्स के रिलेटिव का लोन हो गया। पार्टनर्स के रिलेटिव में उसके स्पाउस का लोन हो सकता है, उसके ब्रदर, मदर, फादर, जिसका भी लोन है, दे आर ट्रीटेड एज द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। सबसे पहले हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे करते हैं। सेकंड नंबर पे हम पे करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। सेकंड नंबर पे हम क्या पे करते हैं? पार्टनर के लोन को पे करते हैं। और थर्ड नंबर पे हम पे करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल को, पार्टनर्स की कैपिटल को। हमारा ऑर्डर इस तरीके से होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पे द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, सेकंड पे द पार्टनर्स लोन अकाउंट और थर्ड पे द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? इसी ऑर्डर में पे किया जाता है। वैसे तो एक सिस्टमेटिकली अलग वे होता है थोड़ा सा, बट आप इतना ही समझिए अभी
हम उन चीज़ों को सेक्शन जो 47 48 है उनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल आज फर्स्ट क्लास है इसकी, इसलिए आप यही ऑर्डर ध्यान रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पे द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, सेकंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर दिस पर्पस वी ओपन दीज 4 अकाउंट्स। इसके लिए हम ये 4 अकाउंट बनाते हैं। क्लियर? जैसे हमने रियलाइजेशन अकाउंट सीखा कि रियलाइजेशन अकाउंट का क्या पर्पस होता है, टू रियलाइज आवर असेट्स एंड पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज। इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ये कौन सा नेचर होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? द मेन पर्पस ऑफ दिस अकाउंट इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। आप अपने असेट्स और लाइबिलिटीज को पे करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ वो फाइंड आउट करना इसका काम होता है। तो मैंने जैसे आपको पढ़ाया रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस, ठीक है, क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट, क्या नेचर होता है और किस लिए हम इसको बनाते हैं। ये तो था इसके बारे में। अब मेन आता है कि हाउ वी क्लोज आवर बुक्स। हम अपनी बुक्स को किस तरीके से क्लोज करते हैं। हमें जब भी क्वेश्चन होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जब भी क्वेश्चन होगा तो हमारा एक क्वेश्चन होगा जिसमें हमें एक बैलेंस शीट गिवन होगी और नीचे हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स गिवन होगी। ठीक है, हमें नीचे इंफॉर्मेशन दी होगी एसेट्स को रियलाइज करने के बारे में, लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। बट सबसे पहले आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी और यहाँ पे लिखा होगा नाउ पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। पार्टनर अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहा है। अब जब भी फर्म को डिसॉल्व कर रहा है और लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, आपको अकाउंट्स बनाने हैं। तो जैसा हमने पढ़ा हमें 4 अकाउंट्स बनाने होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक। पार्टनर्स का लोन अकाउंट हम जब बनाएंगे जब आपको लोन बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड दिया होगा किसी पार्टनर का, उसके स्पाउस का नहीं, उसके रिलेटिव्स का नहीं। जैसे देखो ये बैलेंस शीट है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। अब यहाँ पे ए और बी पार्टनर है जबकि लोन किसका दिया हुआ है, मिसिज ए का, मिसिज बी का। ठीक है, तो ये दोनों लोन आपके लिए कौन से हो गए, एक्सटर्नल लोन हो गए, एक्सटर्नल लायबिलिटीज होगी। क्लियर? इसको तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में लिखोगे। और जो ये बीज लोन अकाउंट है इसके लिए आप सेपरेट अकाउंट बनाओगे। ठीक है, इसके लिए आप कौन सा बनाओगे, सेपरेट अकाउंट बनाओगे। क्लियर? अब आपको आपकी बैलेंस शीट इस तरीके से दी होगी तो हम क्या क्या प्रोसेस लेंगे प्लीज ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज की क्लास ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर होगा आपको, बट थोड़ी सी क्लास लेंथी होगी। देखिए सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट हमें बनाने हैं। अब हमारा प्रोसेस क्या होता है, हमारा प्रोसेस होता है सबसे पहले नंबर 1 ट्रांसफर ऑल असेट्स एक्सेप्ट, कुछ चीजों को छोड़कर। किस किस चीजों को? कैश को छोड़कर, बैंक को छोड़कर, या कोई आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका डेबिट बैलेंस है मींस एक्युमुलेटेड लॉस को छोड़कर, और एंड डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल का डेबिट बैलेंस, इन आइटम्स को छोड़कर ट्रांसफर ऑल द असेट्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ट्रांसफर ऑल द असेट्स विच कैन बी रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मनी की टर्म्स में रियलाइज कर सकते हैं। ट्रांसफर करते हैं, कहां पे ट्रांसफर करते हैं, टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं
एट देयर बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स, आप सारे असेट्स को यहाँ पे लिख दोगे, जैसे टू प्लांट एंड मशीनरी, टू डेटर्स, टू बिल्स रिसीवेबल, जितने भी आपके असेट्स हैं उनको बुक वैल्यू पे यहाँ लिख दोगे। मीन्स हम इसको जब रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सन्ड्री असेट्स। क्या लिखेंगे? सन्ड्री असेट्स। अब कौन कौन से असेट्स हो सकते हैं? जैसे आपका स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, गुडविल। यहाँ पे गुडविल को भी लिखना है। अब तक हमने रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था, व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक वी राइट ऑफ द गुडविल। पर यहाँ गुडविल को राइट ऑफ नहीं करेंगे। गुडविल कैन बी रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मनी। गुडविल को मनी के टर्म्स में हम रियलाइज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे सन्ड्री असेट्स लिखा, सन्ड्री असेट्स में कौन कौन से, जैसे हमने लिख दिया स्टॉक, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, और इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखी, उनकी वैल्यूज लिखी, बुक वैल्यू, और इसका टोटल आपने यहाँ पे लिख दिया। अब क्वेश्चन आता है, सर डेटर्स और प्रोविजन दे रखा है, डेटर्स और प्रोविजन दे रखा है, तो डेटर्स की फुल वैल्यू तो आप यहाँ पे लिखोगे, और जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर? कंफर्म? दूसरा पॉइंट, सर अब ये एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है, इसको जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, सेकंड नंबर पे हमारा स्टेप क्या है? जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस होता है इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, ट्रांसफर ऑल एक्यूमुलेटेड लॉस, ट्रांसफर ऑल एक्यूमुलेटेड लॉस टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? उसके लिए एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड लॉस थे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, या कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर आता है सर कैश और बैंक है, बैंक को बैंक के अकाउंट में लिख देंगे, और कैश को भी हम ट्रांसफर कर देंगे बैंक अकाउंट में ही, डेबिट साइड। यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए बैलेंस, ब्रॉट डाउन बैंक का बैलेंस, और कैश का बैलेंस भी हम यहीं पे लिख देंगे। क्लियर? तो हमने अपने सबसे पहले क्या करा, हमने अपने सारे असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में और बैंक अकाउंट में, जहां पे भी वो एप्रोप्रिएट जगह थी वहां पे हमने उसको पुट कर दिया। अब हम अपनी सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जैसे बिल्स क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसिज ए लोन, मिसिज बी लोन, बैंक लोन, इन सब को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड इनकी बुक वैल्यू पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके लिए? थर्ड स्टेप है आपका ट्रांसफर ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज
टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसके लिए एंट्री होगी आपकी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड इनको बुक वैल्यू पे हम शिफ्ट कर देंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब होता है ऑल द लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को और पार्टनर्स के लोन को। तीन अमाउंट छोड़ने आपको, पार्टनर्स के कैपिटल, जनरल रिजर्व वगैरह, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और पार्टनर्स का लोन। इन तीन को छोड़कर जितनी भी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड शिफ्ट करेंगे। तो अगर हम क्रेडिट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? हम यहां पे लिख देंगे सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज। अब सन्ड्री लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज हो जाएगी? जैसे क्रेडिटर्स, जो भी उसकी बुक वैल्यू है, बिल्स पेएबल, मान के चलो मिसिज ए लोन, मिसिज बी लोन भी यहीं पे आ जाएगा। उसके अलावा बैंक लोन। थोड़ी स्पेस कम है, सिर्फ मैं क्वेश्चन को समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मेन सिर्फ फोकस करिए कंसेप्ट पे। ये क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं कि हम सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड शिफ्ट कर देंगे। क्लियर? अब अगर हम बैलेंस शीट में ध्यान से देखें, हमारे पास बचा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट अपने कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट होगा और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स था वो पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगा। तो हमने यहां पे लिखा सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन ए और बी। जो जनरल रिजर्व है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जैसे हम एज यूजुअल करते हैं जनरल रिजर्व। इसके लिए आपकी एंट्री क्या होगी? अगर आप अपनी एंट्री देखते हो, फोर्थ नंबर पे ट्रांसफर ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टू क्रेडिट साइड, टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्रेडिट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो हमारी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री आपकी होगी, एक सेकेंड, आपकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उनके क्रेडिट साइड उनकी एंट्री शिफ्ट हो जाएगी। और अब बचा क्या आपका? अब बचा पार्टनर्स लोन अकाउंट। वो पार्टनर्स का लोन अकाउंट आपका यहां पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमेशा ध्यान रखिए, जब हम एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करते हैं तो एंट्री उसकी होती है। जो अकाउंट अपने बैलेंस को लिखता है उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। जैसे कैपिटल को हम कैपिटल अकाउंट में लिख रहे हैं, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं है। पार्टनर्स के लोन को उसके लोन अकाउंट में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं है। बैंक अकाउंट को बैंक में लिख रहे हैं तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं है। बट जब हमने एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी जितने भी एसेट्स दे आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसकी एंट्री थी। जब हमने अपनी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करा टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, उसकी एंट्री थी। क्लियर? कंफर्म? तो यहां तक का पॉइंट आपको क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हैं?
अब स्टार्ट होता है, देखो अब हमारे बैलेंस शीट का काम खत्म, अब हमें बैलेंस शीट का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हमें नीचे एडजस्टमेंट्स दी होगी और हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम अपने असेट्स को रियलाइज करते हैं, हम अपने असेट्स को क्या करेंगे, सबसे पहले रियलाइज करेंगे। तो रियलाइजेशन of assets, realization of assets, assets can be realized in cash, assets को हम ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, पहला वे। सेकंड वे क्या होता है, assets may be taken over by partner, कोई पार्टनर assets को टेक ओवर कर सकता है। थर्ड, assets may be settled, assets may be settled against some liabilities, assets किसी liabilities के अगेंस्ट सेटल किया जा सकता है, ठीक है। मे बी चांस assets को, देखो assets को मार्केट में बेचा जा सकता है, कैश आता है। दूसरा हो सकता है पार्टनर एग्री हो जाए कि मैं इस assets को टेक ओवर कर लेता हूं। तीसरा हो सकता है किसी लाइबिलिटीज की पेमेंट के लिए हम उस एसेट्स को पार्टनर को प्रोवाइड कर दे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर हमारे पास जर्नल एंट्रीज क्या होगी, केस 1 में, केस 1, इफ एसेट्स आर रियलाइज्ड इन कैश, अगर एसेट्स को कैश में रियलाइज किया जाता है तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारे पास कैश आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे दो चीजों का ध्यान रखना, जब भी एसेट्स रियलाइज हो गए कैश में तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स नहीं आएगा क्योंकि असेट्स अकाउंट क्लोज हो चुके हैं बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसलिए आपकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड, जिस भी प्राइस पे वो रियलाइज्ड हुए हो, मान के चलिए एक बिल्डिंग की वैल्यू थी 1 लाख, वो रियलाइज्ड हो रहा है 80,000 रुपीज में, तो आप 80,000 रुपीज के अकॉर्डिंग एंट्री करोगे। ऐसा क्यों, मैं समझाता हूं अभी आपको। देखिए मैंने कहा कि जब भी कोई असेट्स बेचते हैं तो हम उसकी एंट्री यहां पे करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, और वो क्या आएगा, वो आएगा असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज्ड। जितने में भी असेट्स रियलाइज्ड हुआ है आप उसकी डिटेल्स यहां पे लिख दोगे, जैसे मान लो स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, जितने में भी आपने रियलाइज किया। एक स्टॉक की वैल्यू थी 1 लाख, सोल्ड आउट हुआ 80,000, आपने 1 लाख यहाँ पे लिखा डेबिट साइड, क्रेडिट साइड उसकी रियलाइजेशन वैल्यू लिखी 80,000। आप डिफरेंस चेक करोगे तो डेबिट हो रहा है 20,000 से, यहाँ 1 लाख डेबिट था, 80,000 क्रेडिट था, तो कितने से डेबिट हुआ, 20,000 से डेबिट हुआ, तो 20,000 आपका लॉस हो गया। अगर यहाँ 1 लाख है और क्रेडिट साइड 1,20,000 आप रियलाइज्ड वैल्यू लिख रहे हो तो 20,000 क्रेडिट हो रहा है, इट मींस 20,000 का गेन हो रहा है। क्लियर। तो असेट्स रियलाइज्ड जब भी होगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा। आप यहां पे लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज्ड। क्लियर। अगर असेट्स रियलाइज्ड इन कैश है। दूसरा स्टेप हमने क्या सीखा कि अगर पार्टनर, सेकंड केस है, इफ पार्टनर एग्री टू टेक ओवर असेट्स, अगर पार्टनर किसी भी असेट्स को टेक ओवर कर लेता है तो इसकी एंट्री तो उसी तरीके से है जैसे हम रिकंस्टिट्यूशन में करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर? तो आपकी यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर पार्टनर ने कोई असेट्स टेक ओवर किया है, असेट्स टेकन बाय पार्टनर। क्लियर? और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट असेट्स टेकन, जो भी असेट्स उसने लिया है, ए ने लिया है ए के कैपिटल में डेबिट, बी ने लिया है बी के कैपिटल में डेबिट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि पार्टनर हो कोई असेट्स हो सकता है किसी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट सेटल हो जाए, कोई असेट्स किसी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट सेटल हो जाए। इफ सम असेट्स इज सेटल्ड अगेंस्ट सम लाइबिलिटीज, अगर कोई भी असेट्स किसी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट सेटल हो जाता है तो वी डू नॉट मेक एनी जर्नल एंट्री अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज। अगर कोई भी असेट्स किसी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट सेटल होता है तो हम ना तो असेट्स के रियलाइजेशन की एंट्री करते और ना ही लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की एंट्री करते। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए हमने अपने सारे एसेट्स को रियलाइज कर लिया, कुछ को मार्केट में बेच दिया, कुछ को पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया और कुछ को किसी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट हमने सेटल कर दिया। इसके बाद हम अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अब पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज भी जो है आपकी तीन तरीके से हो सकती है, पेड इन कैश, पेड इन कैश, कैश में पे करना, इफ पार्टनर एग्री टू पे लाइबिलिटीज, पार्टनर एग्री हो गया है लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, और थर्ड सम लाइबिलिटीज एग्री टू टेक सम असेट्स। कुछ लाइबिलिटीज एग्री हो गई है कुछ लाइबिलिटीज को टू टेक सम असेट्स, असेट्स को टेक ओवर करने के लिए तैयार हो गई। अगर हमने लाइबिलिटीज को सबसे पहले कैश में पे किया, इफ पेड इन कैश, अगर हमने लाइबिलिटीज को कैश में पे किया है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। क्लियर? और साथ ही साथ मैं हाथ का दूसरी एंट्री भी करा रहा हूं, इफ पार्टनर एग्री टू पे लाइबिलिटीज, अगर पार्टनर कह रहा है कि मैं लाइबिलिटीज को पे कर दूंगा, ठीक है, तो फर्म ये अमाउंट किसको दे देगी, पार्टनर को दे देगी, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्लियर? इसका मतलब अब हम लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कौन कौन सी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को पे करना, ठीक है। बैंक अकाउंट
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। इज इट क्लियर? कंफर्म। दूसरा, अगर पार्टनर एग्री हो रहा है पे करने के लिए कि मैं लाइबिलिटीज पे करूंगा, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब पार्टनर ने क्या करा है, लाइबिलिटी टेक ओवर कर लिया है, लाइबिलिटी टेकन ओवर, जो भी लाइबिलिटीज टेक ओवर कर लिया। क्लियर? और यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आ जाएगा जितनी भी उसने लाइबिलिटीज ली है, क्योंकि फर्म ये अमाउंट अब पार्टनर को पे करेगी। क्लियर? कंफर्म। इसके बाद फिर वही केस था आपका कि पार्टनर एग्री हो रहा है और कोई लाइबिलिटीज किसी एसेट्स के अगेंस्ट सेटल हो रही है, तो हम उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करते। क्लियर? अब देखो हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। हमने सबसे पहले स्टेप लिया है अपने सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, कौन कौन से एसेट्स को छोड़कर, कैश को, बैंक को, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस या पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस जो डेबिट बैलेंस है उनको छोड़कर हमने सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड नंबर पे हमने एक्यूमुलेटेड लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीसरा, हमने जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थी एक्सेप्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, इन सब चीज़ों को छोड़कर हमने सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड शिफ्ट किया। जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिए गए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर? उसके बाद हमने अपने एसेट्स को रियलाइज करना स्टार्ट किया। एसेट्स कैन बी रियलाइज इन टर्म्स ऑफ कैश, कैश के टर्म्स में होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर पार्टनर टेक ओवर करता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई भी एसेट्स किसी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट सेट हो जाता है तो वी डू नॉट मेक एनी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज। क्लियर? फिर हमने अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना स्टार्ट किया। अगर लाइबिलिटीज को हमने कैश में पे किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। अगर पार्टनर एग्री हो जाता है लाइबिलिटीज को टेक ओवर करने के लिए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कंफर्म। इसके बाद फिर आता है आपके पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कौन से होते हैं? दोज एसेट्स which are not written in the books but they have some realizable value। उनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू, दे कैन बी रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मनी। मान के चलिए एक टाइपराइटर था, बुक्स में उसकी वैल्यू 0 हो चुकी थी, बट आज भी हमने उसको रद्दी वाले को बेचा तो 500 रुपये हमें मिल गए। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, इफ रियलाइज्ड इन कैश, अगर ये कैश में रियलाइज्ड हो रही है तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड, इफ पार्टनर एग्री टू टेक ओवर, पार्टनर एग्री टू टेक ओवर अनरिकॉर्डेड एसेट्स। पार्टनर कह रहा है इस अनरिकॉर्डेड एसेट्स को मैं टेक ओवर कर लूँगा, मैं ले लूँगा, ले ले भाई। तो हम एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? अनरिकॉर्डेड एसेट्स यानी आप इसकी पोस्टिंग समझ चुके, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड।
अगर पार्टनर ले रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। फिर आता है आपके लिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, नेक्स्ट आता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज में आपको क्या करना है, इफ पेड इन कैश। अब ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज क्या है, सेम उसी वे से कई बार कुछ लायबिलिटीज बुक में रिकॉर्ड नहीं होती बट डिसोल्यूशन के टाइम पे हमें अचानक पे करनी पड़ जाए, डेट इज नोन एज द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हमने कैश में पे की है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और सेकंड नंबर पे इफ पार्टनर एग्री टू टेक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अगर पार्टनर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टेक ओवर कर रहा है तो हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर, कंफर्म? यानी आप इसको अपने रियलाइजेशन अकाउंट और बैंक अकाउंट या कैपिटल अकाउंट जहां पे भी आप एंट्री करनी है कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है आपके पास, वो होता है अनरिकॉर्डेड असेट, रियलाइजेशन एक्सपेंस। वैसे तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक पर्टिकुलर वीडियो मैं इसके लिए अलग से बनाऊंगा बहुत सारे केसेस लेकर, बट फिलहाल एक आपको इन शॉर्ट समझा रहा हूं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ज़्यादा नहीं, अभी सिर्फ आपको दो छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं। इफ पेड बाय फर्म, अगर पेड फर्म ने पे करे है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारे लिए खर्चा होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी रियलाइजेशन अकाउंट में हम डेबिट साइड लिख देंगे और बैंक अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। दूसरा, इफ पार्टनर एग्री टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंस, पार्टनर कहता है मैं पे कर दूंगा, ठीक है, तो फर्म ये अमाउंट किसको दे देगी, पार्टनर को दे देगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन के मेन कंसेप्ट को समझने के लिए अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखा हुआ है तो हम एज्यूम कर लेंगे फर्म ने पे किया है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। अगर पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से कुछ समझिए आप, जो अब मेन कंसेप्ट आपको समझना है। आपने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख ली, एक्सपेंसेस वगैरह सब लिख लिए, उनको ट्रांसफर भी कर दिया, अनरिकॉर्डेड असेट्स भी लिख दिए। अब आपको सबसे पहले क्लोज करना है अपनी रियलाइजेशन अकाउंट्स को, बुक्स को क्लोज करने का ऑर्डर, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करिए। अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हुए अगर किसी भी असेट्स के रियलाइजेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, जैसे मान लो स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, इसके और बिल्स रिसीवेबल, इनके बारे में तो आपको बताया था, बट इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया, तो क्या करोगे, क्या करोगे? वी एज्यूम डेट नथिंग इज रियलाइज्ड फ्रॉम डेट असेट्स, उस असेट से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। मैं यहीं पे लिख देता हूं, इफ there is no information about realization of any assets, अगर किसी भी assets के रियलाइजेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, we assume that
नथिंग इज रियलाइज्ड फ्रॉम डेट असेट्स। उस असेट से हमें कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, हमें 1 रुपया भी नहीं मिला उस असेट से, हम उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0 मान लेंगे। क्लियर। अब दूसरा मेन पॉइंट, हम क्लोज करने से पहले अपनी सारी लाइबिलिटीज को चेक करेंगे। क्रेडिटर्स को पे कर दिया, बिल्स पेबल भी पे कर दिया, मिसेज ए लोन भी पे कर दिया, बट बैंक लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। बैंक लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। जब बैंक इंफॉर्मेशन के बारे में बैंक लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती या किसी लाइबिलिटीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, वी पेड डेट लाइबिलिटीज एट द बुक वैल्यू। हम उस लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे कर देते हैं। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट पेमेंट of any liabilities, if there is no information about payment of any liabilities, we pay debt liabilities at book value। हम उस लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे कर देंगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि जब आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर रहे हो तो सबसे पहले एक बार चेक कर लीजिए क्या आपने अपनी सारी लाइबिलिटीज को पे कर दिया। अगर आपने अपनी लाइबिलिटीज को पे कर दिया तो ठीक है, बट अगर किसी लाइबिलिटीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी तो आप उसको फुल अमाउंट पे कर दोगे। क्लियर। जितना भी यहाँ पे बुक वैल्यू थी उस पे आप उसके बैंक पेमेंट कर दोगे। ये स्टेप ध्यान रखना, क्वेश्चंस में अक्सर एग्जामिनर फंसा देता है। 5 या 6 लाइबिलिटीज देगा, उसके बारे में 4 या 5 लाइबिलिटीज के बारे में बता देगा, एक लाइबिलिटीज के बारे में वो चुप रहेगा, साइलेंट रहेगा। तो हमें उस लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे करना है। क्लियर, कंफर्म। चलिए अब हम अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं। अकाउंट्स को क्लोज करिए, क्रेडिट साइड का टोटल करिए, डेबिट साइड का टोटल करिए। अब वही बात, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो फर्म को प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शिफ्ट कर देंगे। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो फर्म को लॉस हुआ है और वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके लिए? क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करिए। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो फर्म को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो आपकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर, कंफर्म। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर। थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी आ रही होगी पर आप कंसेप्ट को फोकस करिए, कंसेप्ट को समझिए। मेरा मेन पर्पस आपको कंसेप्ट करना है। इतनी गारंटी है कि आज के कंसेप्ट करने के बाद आप 70% क्वेश्चंस तो खुद ही कर देंगे। तो अब देखो हमें पता है
प्रॉफिट जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, ए और बी में, ए और बी जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, प्रॉफिट को हम लिख देंगे। और बाय चांस अगर देखो या तो प्रॉफिट होगा या फर्म को लॉस होगा, एक ही सिचुएशन हो सकती है। लॉस होगा तो लॉस ट्रांसफर टू ए और बी, ठीक है, क्लियर, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और इस अकाउंट्स को हम फाइनली क्लोज्ड कर देंगे, क्लियर। अब ये प्रॉफिट या लॉस आपका यहां पे आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट और रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस, ठीक है, प्रॉफिट इस साइड, लॉस डेबिट साइड, जैसे एज यूजुअल करते हैं, क्लियर। अब इसके बाद जब हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज सारी पे कर चुके, प्रॉफिट ट्रांसफर कर चुके, हम पार्टनर्स के लोन को पे करेंगे। पार्टनर्स के लोन को पे करने के लिए आप बैंक अकाउंट, आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और फाइनली ये क्लोज्ड हो जाएगा। इसमें भी एक दो छोटे छोटे केस है जो हम आने वाले क्लासेस में समझेंगे। तो पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन को पे करने की जो एंट्री होती है वो होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, क्लियर, कंफर्म। कंफर्म। अब देखो, अब हमें कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। कैपिटल को क्लोज करने का अब क्या होगा, हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, फर्म पे अमाउंट टू पार्टनर, फर्म पार्टनर को अमाउंट पे करेगी। और इफ डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो पार्टनर विल ब्रिंग सफिशिएंट कैश, जितना कैश चाहिए उतना कैश पार्टनर लेकर आएगा, क्लियर। तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक अकाउंट, फाइनल पेमेंट, क्लियर। और ये बैंक अकाउंट में आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फाइनल पेमेंट, क्लियर। और अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट, कैश ब्रॉट बाय पार्टनर, जितना भी वो कैश लेकर आएगा, और उसको हम यहाँ पे लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश ब्रॉट बाय पार्टनर, ठीक है। इस तरह से आपका कैश कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। और इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, फॉर क्लोजिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। पार्टनर्स को कैपिटल क्लोज करने के लिए
फर्स्ट सिचुएशन क्या है, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो पार्टनर विल firm will make payment टू पार्टनर। फर्म जो है पार्टनर को पेमेंट करेगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, इफ डेबिट साइड जो है इज मोर देन क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो पार्टनर विल ब्रिंग कैश, पार्टनर कैश लेकर आएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर, जिसकी हमने जर्नल एंट्री करी है। क्लियर। अब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, पार्टनर्स लोन अकाउंट क्लोज हो गया, और फाइनली अब हम बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे और हमारा बैंक अकाउंट दोनों साइड मैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना हमारे पास स्टार्टिंग में कैश था प्लस जितना हमने असेट्स बेचकर कैश लाए उससे हमने लायबिलिटीज़ को पे कर दिया, पार्टनर्स के लोन को पे कर दिया। यहाँ पे पार्टनर्स लोन की एंट्री करना भूल गया मैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, हमने करा था ना, बैंक पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर। और पार्टनर्स की कैपिटल को पे कर दिया। ये था आपका सिंपल सा एक कंसेप्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम बुक्स को किस तरीके से बनाते हैं। मुझे पता है कि आपको अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, एकदम नया कंसेप्ट है, बट नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम ये सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से दोबारा से रिवाइज करेंगे। बट आप जब तक अपने इन नोट्स को बनाइए और ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए। मैं हल्का सा रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम अपने असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड शिफ्ट करते हैं, ठीक है, एट देयर जितने भी असेट्स है रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड एट देयर बुक वैल्यू, और लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट साइड शिफ्ट करते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को। क्लियर। उसके बाद जब हम असेट्स को जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, और जो भी एक्युमुलेटेड लॉस था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। क्लियर। अब असेट्स को हम तीन तरीके से रियलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट, रियलाइज इन टर्म्स ऑफ कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर कोई असेट्स किसी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट सेटल होता है तो हम उसकी कोई भी एंट्री नहीं करते। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज में हमने सीखा कि अगर लाइबिलिटीज को कैश में पे किया जाए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है किसी लाइबिलिटीज को तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अगर कोई भी लाइबिलिटीज किसी असेट्स के अगेंस्ट सेटल हो जाती है तो उसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करते। हमने अनरिकॉर्डेड असेट्स भी यही पढ़ा कि वो असेट्स जो बुक में नहीं लिखे हुए थे बट अगर रियलाइज हो रहे हैं कैश की फॉर्म में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अगर हम कैश में पे कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर पार्टनर एग्री हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में पढ़ा। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड इन कैश है, पेड बाय फर्म है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर एग्री हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड,
तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो पार्टनर को लॉस हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर हमने पार्टनर्स के लोन को पे कर रहे हैं तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद हम अपनी कैपिटल को क्लोज करते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो फर्म पे करेगी अमाउंट टू पार्टनर्स, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो पार्टनर कैश लेकर आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? फिर इसके बाद हमने अपने बैंक अकाउंट का टोटल किया जो अल्टीमेटली मैच हो जाएगा। क्लियर? अब आप इस सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका क्या फॉर्मेट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी कि अगर किसी एसेट्स के बारे में कोई भी रियलाइजिंग वैल्यू नहीं दी तो उसकी रियलाइजिंग वैल्यू 0 होगी, और लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया तो हम उसको फुल वैल्यू पे कर देंगे। क्लियर? बैंक अकाउंट। आई होप आपको क्लास में इंटरेस्ट आया होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। फिर भी एक बार वीडियो को आप दोबारा जरूर बहुत अच्छी तरीके से जरूर देखना, ताकि आपके जो भी बचे हुए कंसेप्ट प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्लास में हम एक लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम अपने सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। क्लियर? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।